सकता है कि आप में से ऐसे कौन है कि जो सुखी रहना चाहते हैं, जो दुखी नहीं होना चाहते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा तो ये कि ठीक है, ठीक है। ऐसे कौन लोग हैं कि जो व्यवस्था में रहना चाहते हैं, अव्यवस्था में नहीं रहना चाहते? बिल्कुल ठीक है। ऐसे कौन लोग हैं कि जो सोसाइटी में, आसपास दुनिया में संबंध पूर्वक रहना चाहते हैं, विरोध पूर्वक नहीं रहना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है। तो ये इसको कहाँ यूज करना है, आपके इन जवाबों को, वो आगे की बात करेंगे। उनका जन्म 1906 में हुआ था। 19 फरवरी, एग्जैक्टली 19 फरवरी के आसपास डेट आती है। वो विजया एकादशी के दिन हुआ था, जया एकादशी, जो फरवरी के महीने में ये जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उस दिन हुआ था। और जिस समय वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक बने 1940 में, उस समय उनकी उम्र जो है वो 33 साल की थी। 33 साल का व्यक्ति कितना बड़ा होता है, ये आप अपनी अपनी उम्र से उसका अंदाज कर सकते हैं कि 1940 में वो लगभग 33 साल के थे। उस समय पर वो संघ जैसी ऑर्गेनाइजेशन के सरसंघ चालक रहे और वो 1973 तक संघ के सरसंघ चालक रहे, यानी 33 साल वो संघ के सरसंघ चालक रहे। अभी तक संघ के जितने सरसंघ चालक हुए हैं, डॉक्टर हेडगेवार से लेकर के मोहनराव भागवत तक, सबसे ज्यादा टाइम माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी संघ के सरसंघ चालक रहे। जिन्होंने आरएसएस शुरू किया था, उनको संघ की नींव बनाने के लिए सिर्फ 15 साल का टाइम मिला था। उन्होंने 1925 में संघ शुरू किया था और जिस समय उन्होंने संघ शुरू किया था तो उनकी उम्र 36 साल की थी। He was 36 years old। और 36 साल का आदमी भी कितना बड़ा होता है, ये भी आप सब लोग अंदाज लगा सकते हैं। और 1940 में उनका देहांत हो गया था। तो जब वो 51 साल के थे, 51 ईयर्स, उनका स्वर्गवास हो गया था। तो सिर्फ 15 साल उन्होंने संघ को की नींव पक्का करने के लिए लगाए। तो आज जब 1925 में जो संघ शुरू हुआ और 2023 में हम जब 98 साल पूरे हो रहे हैं और अगले साल में 100वां साल भी शुरू हो जाएगा, उस यात्रा में फाउंडर डॉक्टर हेडगेवार को सिर्फ 15 साल मिले और सबसे ज़्यादा टाइम 33 साल एक सरसंघ चालक को मिले। उनके बाद बाला साहब देवरस रहे, फिर रज्जू भैया रहे, फिर सुदर्शन जी रहे, फिर अब मोहन भागवत बने। तो ये कहा जा सकता है कि आज जो आरएसएस है, जो कुछ भी जैसा भी है, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, साइज में और उसका जैसा एक्सपेंशन है, उसके बेसिस में मेजर रोल गोलवलकर जी का रहा है। इसलिए गोलवलकर जी कैसे थे, गोलवलकर जी के क्या विचार थे, ये हर उस आदमी के लिए जानना जरूरी है जो आरएसएस को जानना चाहता है, जो आरएसएस को समझना चाहता है। तो इसलिए हम लोगों ने आज जब गुरुजी के जन्म दिवस है, तो हमने सोचा कि उनके विचारों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 5:48 हुए, मैं 6:05 तक ही बात पूरी करूंगा। ये जो विचार नवनीत किताब है, ये सबसे पहले 1960 में छपी थी, 1960 में। ये ओरिजिनली इंग्लिश में छपी थी, बंच ऑफ थॉट्स के नाम से ये छपी थी। इसमें 38 टोटल चैप्टर्स हैं। अभी जो किताब है 482 उसके पेजेस हैं और उसके 2019 में उसका 5वां संस्करण, 5th एडिशन ये प्रिंट हुआ है। अलग अलग एडिशंस आए और लगभग सारी भारतीय भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है। बांग्ला में भी है, मलयालम में भी है, असमिया में भी है, पंजाबी में भी है। और ये एक्चुअली उन्होंने लिखी नहीं है, ये उनके भाषणों का संकलन है।
इट्स अ कंपाइलेशन ऑफ हिज लेक्चर्स। और ये जो ओरिजिनली बंच ऑफ थॉट्स जिन्होंने लिखी वो कर्नाटक के प्रोफेसर एम ए वेंकट राव थे, जो पहले एडिटर थे। क्योंकि खास करके दक्षिण भारत से ज़्यादा डिमांड थी कि आरएसएस के लोग जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो रिटर्न फॉर्म में भी अवेलेबल होना चाहिए। शाखाओं में तो ठीक है, शाखाओं में बातचीत होती है, भाषण होते हैं, बौद्धिक होते हैं, और ये जो बौद्धिक सर्कल है, जो इंटेलेक्चुअल सर्कल है, उसमें उसकी डिस्कशन हो सके, इसकी ज़्यादा डिमांड उधर से आई थी। तो संघ का जैसा काम है, तो संघ ज़्यादा प्रसिद्धि में भी नहीं विश्वास रखता, तो संघ ने कहा, गुरु जी ने कहा ठीक है, आपको जो ठीक लगता है, जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उससे आप लिख लीजिए, जो लिखना है तो मैं देख लूँगा। तो प्रिंट पब्लिश उनकी परमिशन से हुई, उन्होंने सब देखा। और संघ जिस प्रकार का एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो उन्होंने मान लो 1940 में बोली होंगी, 1945 में बोली होंगी, और जैसे जैसे संघ आगे बढ़ता गया, देश आगे बढ़ता गया, दुनिया आगे बढ़ती गई, तो संघ के विचारों में भी, जिसको आजकल पीछे मोहन राव भागवत जी का एक भाषण है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट, तो एक अनफोल्डमेंट इस प्रकार का कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं होकर के भी अगर किसी बंच ऑफ थॉट्स में, किसी विचार नवनीत में ये बात अगर लिखी हुई है तो भी हम नहीं मानते हैं। 2018 में विज्ञान भवन में मोहन भागवत जी का एक भाषण है, 3 दिन लगातार उनका भाषण हुआ था, उसका शीर्षक है भविष्य का भारत। यूट्यूब पर वो पूरा भाषण अवेलेबल है, और ये हेडलाइंस भी थी कि गुरुजी ने और मोहन राव भागवत जी ने ये बोला कि अगर गोलवलकर जी ने भी ये बात लिखी है बंच ऑफ थॉट्स में, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं लिखा, अगर उन्होंने बोली है और उसमें लिखी हुई है तो भी हम नहीं मानते हैं। तो कारण क्या है कि हर बात जब कोई बोलता है, जो कहता है, तो उस समय का कॉन्टेक्स्ट होता है। तो जरूरी नहीं है कि आने वाली पीढ़ियां उस कॉन्टेक्स्ट को उसी तरीके से समझ सकें, उसी तरीके से वो कर सके। तो नए कॉन्टेक्स्ट में उसी बात को अलग शब्दों में, अलग चीज़ों में भी कहा जाता है। तो इसलिए अगर आज आप 5th एडिशन देखेंगे तो उसमें 1st एडिशन का प्रीफेस से लेकर के 5th एडिशन के प्रीफेस सब है, और उसमें से ध्यान में आता है कि कब कौन से शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में बोले गए थे, और आज उनको अगर उसी तरीके से बोलेंगे तो उसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, मिस यूज किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो एक्सपेंशन है वो ना सिर्फ ज्योग्राफिकली हो रहा है, ना सिर्फ नंबर्स में हो रहा है, बल्कि वैचारिक दृष्टि से भी जब समाज में जैसी आवश्यकता है उस प्रकार से नई पीढ़ी के सामने बात रखना। विचार नवनीत किताब, बंच ऑफ थॉट्स किताब, उसके 5वें एडिशन, उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ कि आज गुरुजी जयंती के अवसर पर अगर आपके मन में ये आ जाए कि अगले दिनों में गूगल से डाउनलोड करके, क्योंकि PDF अवेलेबल है, आपको अमेज़न से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप अगर उसको पढ़ते हैं तो ये आज के कार्यक्रम की सफलता मानी जाएगी। ऐसा है कि जैसे ही हम खुद अपनी तरफ ध्यान देते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि हम कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें चाहते हैं जो हर कोई चाहता है। जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल शुरू में दिए कि जैसे मैं चाहता हूं कि मैं सदा सुखी रहूं, तो मैं अपने आसपास देखता हूं कि हर कोई चाहता है, मेरे आसपास वाले भी चाहते हैं। और थोड़ा सा बड़ा सैंपल करते हैं तो ध्यान में आता है कि सिर्फ मेरे आसपास वाले नहीं, मेरे दूर वाले भी वही चाहते हैं। तो जब हम अपनी ओर ध्यान देते हैं तो उसको कहते हैं निरीक्षण, जब हम अपने आसपास के लोगों की तरफ ध्यान देते हैं तो उसको कहते हैं परीक्षण, और जब हम सबकी तरफ ध्यान देते हैं तो उसको कहते हैं सर्वेक्षण। तो ये आप सब लोग प्रोफेसर्स हैं, सब लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो थोड़ा सा भी सैंपल साइज बड़ा करके अगर वही चीज़ वैलिड होती है तो मान लेते हैं कि सब लोग यही चाहते हैं। तो जैसा अभी हमने देखा कि 3 सवालों का जवाब आप सब ने जिस तरीके से हाथ खड़ा करके किया, तो हम ये मान सकते हैं कि सारी दुनिया में सब लोग सुखी होना चाहते हैं, सारी दुनिया में सब लोग व्यवस्था में रहना चाहते हैं, सारी दुनिया में सब लोग संबंध पूर्वक रहना चाहते हैं।
और इस बात के लिए बहुत ज़्यादा कोई थ्योरी, बहुत ज़्यादा कोई वेद पुराण, बहुत ज़्यादा कोई देश विदेश की लाइब्रेरियों को खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ ध्यान देना पड़ता है अपनी तरफ, अपने आसपास की तरफ, और थोड़ा सा जो लोग अपने आसपास नहीं है उससे भी आगे। तो इसको कहते हैं स्वबोध, कि खुद को देखना, अपने आसपास को देखना, और हम जिस पूरी एग्जिस्टेंस में हैं उसको देखना। गुरुजी के लगभग सब भाषणों में ये बात आती थी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में इससे पहले कि आप बाहर देखें, पहले खुद को समझें। और 1940 से लेकर 1973 के बीच में जो कुछ देश में चल रहा था, तो ध्यान में ये आता है कि जिस तरीके की शिक्षा प्रणाली, जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्थाएं, ध्यान में आता है कि हम लोगों के दिमाग में ये था कि हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो कुछ समझते ही नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था, सब गडरिए थे, और जो कुछ बाहर था वो सब लेने लायक है, वो सब देखने लायक है, वो सब नकल करने लायक है, और उसकी तरफ देखना। तो इस बात से हट करके खुद की तरफ देखना, इसकी तरफ गुरुजी ने ध्यान दिलाया उन 33 सालों में। गुरुजी ऐसे व्यक्ति थे कि जो एक साल में पूरे देश का 2 बार चक्कर लगाते थे, और उन्होंने 33 साल में देश का 64 बार चक्कर लगाया है। 2 बार इसलिए रह गया था कि 1949 में गांधी हत्या के उसमें वो जेल में थे, इस कारण से नहीं जा सके। हर साल मई जून में हर स्टेट में आरएसएस के कैंप लगते थे, वो हर कैंप में जाते थे, हर स्टेट में जाते थे, और फिर 2-3 दिन के लिए हर स्टेट में उनका प्रवास होता था। तो वो एक ही आदमी पिछले ऐसे सालों में कि जो लगातार 33 साल और हर साल 2 बार पूरे देश का चक्कर लगाता था। तो देश की नब्ज़ क्या है, देश की ग्राउंड रियलिटी क्या है, देश की फील्ड सिचुएशन क्या है, उसका बड़ा उनको एक कल्पना थी। और उसके कारण से उनकी बड़ी ये निष्ठा थी कि जब तक हम खुद की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरे अंदर मेरी आकांक्षा क्या है, मेरी एस्पायरेशंस क्या हैं, इसको अगर मैं नहीं समझूंगा तो फिर मेरे पांव जो हैं वो इधर उधर जाएंगे। और उस समय पर सिर्फ भारत में ही नहीं, तो पूरी दुनिया में, खास करके जिसको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता था, हमको थर्ड वर्ल्ड आज भी कहते हैं लोग, तो जिसको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता था, उनके दिमाग में एक ग्रंथि थी। फर्स्ट वर्ल्ड मतलब 2 ही शक्तियां उन दिनों में, अमेरिका और रूस, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, कि भाई हमारे तरीके से सारी दुनिया एक होगी और सारी दुनिया जो है वो आगे बढ़ेगी और दुनिया का कल्याण जो है वो हमारे तरीके से होगा। ये बात उस समय के ग्लोबल नैरेटिव में थी। और इसलिए हमारे यहाँ पर भी जो भी लोग थे, चाहे वो सो कॉल्ड वामपंथी थे, चाहे वो सो कॉल्ड दक्षिणपंथी थे, किसी को लगता था कि रूस के पीछे चलने पर भारत तरक्की करेगा, किसी को लगता था कि अमेरिका के पीछे चलने पर भारत तरक्की करेगा, किसी को लगता था कि किसी के पीछे चलने की बात कहेंगे तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर वो मिश्रित कि हम लोग मिक्स चलने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। इस तरफ गोलवलकर जी ध्यान दिलाते हैं कि हमें खुद की तरफ भी ध्यान देना है, कि हमारी खुद भी कोई पहचान है, हम खुद भी इस बारे में कुछ सोचते हैं। इसके बारे में जब वो ध्यान दिलाते थे तो उन्होंने कहा, ये मैं वो टाइटल्स बता रहा हूँ जो उस चैप्टर के सब टाइटल्स हैं, मैं बिल्कुल यही लिखा हुआ है उसमें, 2 पक्ष विफल प्रयोग, तो ताकि जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि मैंने केवल उस चैप्टर के बेसिस पर मैं अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों ही पिछले 100 साल के अंदर फेल होते हुए नजर आते हैं।
कम्युनिज्म जब पहले फेल हुआ गोर्बाचोव के ज़माने में, तो लोगों को लगा कि कैपिटलिज्म से सफलता मिलेगी, कम्युनिज्म तो गोलवलकर जी का बड़ा स्पष्ट कहना था कि ये दोनों रास्ते जो हैं ये दुनिया के लिए घातक हैं। और उसका कारण ये नहीं कि जो लोग ये बात बोल रहे हैं वो लोग खराब हैं या वो लोग गलत हैं, लेकिन जिस तरीके से जितने दायरे में सोच करके वो बोल रहे हैं वो बात पूरी नहीं है, वो क्योंकि अधूरापन है। जो बोल रहे हैं वो गलत या सही की बात नहीं है, वो अधूरा है या पूरा है, इसका फर्क है। और इस कारण से जो विफलता आज भी जिस तरीके का टेररिज्म ग्लोबल लेवल पर, जिस तरीके का संघर्ष, जिस तरीके का नेचुरल रिसोर्सेज का डेप्लीशन, जिस तरीके का ग्लोबल वार्मिंग, जो समस्याएं आपने को ग्लोबल लेवल पर नज़र आती हैं, वो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की फेल्योर मानी जाएगी। 6:02 हो गए हैं, मेरे पास चैलेंज है। तो गोलवलकर जी ने कहा कि ये जो दोनों साइड्स हैं, ये दोनों सिर्फ भौतिक दृष्टि से सोच रहे हैं कि आदमी केवल शरीर है, केवल भौतिक है, इतना ही सोच करके उसकी सुख सुविधाएं के लिए उसको कैसे फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उसको कैसे सुविधाएं मिलेंगी तो वो सुखी हो जाएगा और दुनिया में सबको सुविधाएं दे सकते हैं। इस तरीके का जो बात है, इस तरीके की जो सोच है, ये सोच पूरी सोच नहीं है। क्योंकि आदमी अपने आप में वो सिर्फ शरीर नहीं है, वो बॉडी नहीं है, वो सिर्फ फिजिकल चीज़ नहीं है, उसमें माइंड है, इंटेलेक्ट है, उसकी सोल है। बातें तो साइकोलॉजी में होती हैं, मैस्लोज लॉ की कि भाई फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी चाहिए। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती क्या है, इसकी बात ज़्यादा डिटेल में नहीं हो पाती। वो केवल रोटी कपड़ा मकान और उसके बाद दवाई पढ़ाई, इतनी बात, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा सड़क बिजली पानी, इतनी ही बात जो है वो थी। उन्होंने कहा कि नहीं, उसके आगे आदमी जो है वो सेल्फ है, बॉडी है, वो अभौतिक भी है। शरीर मन बुद्धि आत्मा, ये जो सर्वांगीण है, इस सारे को देख करके कोई विचार बढ़ेगा तो तब ध्यान में आएगा। ये जो आकांक्षा होती है, जो एस्पायरेशन होती है, जो चाहत होती है, जो आप सब ने हाथ खड़ा करके कहा कि सुखी होना है, व्यवस्था में रहना है, संबंध पूर्वक रहना है, ये आपसे, आपकी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, ये आपके अंदर की सच्चाई हैं। और इसको गोलवलकर जी उस चैप्टर में कहते हैं कि ये हमारी एकता का आंतरिक बंध है। सब ने एक साथ हाथ खड़े किए, कोई किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी लेवल पर काम कर रहा हो, प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब एक साथ बोलते हैं। और दुनिया के सब लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, और छोटी उम्र के हों, बड़ी उम्र के हों, गांव के हों, शहर के हों, अनपढ़ हों, पढ़े लिखे हों, सब इन सारे सवालों का जवाब एक ही देंगे, क्योंकि उस लेवल पर हम सब एक हैं। और इस कारण से वो चाहत ही अभिव्यक्त होती है जब हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हों। और जब तक सब सुखी नहीं होते तब तक मैं सुखी नहीं हो पाऊंगा। ये जो एक अपने अंदर की जो एस्पायरेशन है, इसको जब तक हम नहीं देखते हैं, इसको कहा एकात्मता। और दीनदयाल जी ने उसको आगे चल करके एकात्म मानव दर्शन, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात कही। इस लेवल पर नहीं सोचेंगे तो फिर दुनिया की समस्याओं के बारे में सही समाधान नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ जो है, ये हमारे लोगों ने दुनिया को दी, ऐसा नहीं, ये दैवी धरोहर है। इट्स ए डिवाइन थिंग। दिस इज द रियलिटी एज इट इज। ये जैसी है वैसी है, ये किसी ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, हम इसका क्लेम नहीं कर सकते। ये देखो जी, ये इंडिया का जो क्लेम है वो ये है कि हमारे फोरफादर्स ने, हमारे पूर्वजों ने इसको देखा, इसका दर्शन किया, इसका साक्षात्कार किया, ये उनके ध्यान में आया। they could see it as it is। और फिर उन्होंने जब शेयर किया ट्रुथ, द रियलिटी एज इट इज, और उसको लव और कंपैशन के रूप में, तो उससे वो अपने आसपास की जो व्यवस्थाएं हैं,
चाहे वो भौतिक व्यवस्थाएं हैं, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी की व्यवस्थाएं हैं, चाहे सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स की व्यवस्थाएं हैं, उनको उस रूप में इवॉल्व कर पाए कि जिसका बेसिस जो है वो सिर्फ भौतिक नहीं था, और उसके कारण से वो व्यवहारिक सफलताएं भी आई, और पिछले जो 1000 साल का एक गैप रहा उसकी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हुई, उसको फिर से ठीक करने के लिए तो जहाँ पर ये ओरिजिनेट हुआ, जहाँ पर हमको लगता है ओरिजिनेट हो सकता है कि और भी जगह पर हो सकता है ओरिजिनेट हुआ हो, लेकिन वो इतना यूनिवर्सल है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं कि सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि मंगल ग्रह पर भी अगर आदमी होगा और उसको सुखी रहना है तो वो ऐसा ही देखेगा, उसको भी यही दिखाई देगा। तो अरब में भी यही दिखाई देगा, ऑस्ट्रेलिया में भी, एशिया में भी, अफ्रीका में भी, अमेरिका में भी। तो ये जो हिंदू संगठन का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है, ये सिर्फ उसका फर्स्ट स्टेप है। ये भी वो बात चैप्टर में कि दिस इज़ नॉट द कंप्लीट। तो कंप्लीट क्या है कि इसी तरीके से सारी दुनिया में सब लोग देख सकें, उसका एक्सप्रेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। वो एक्सप्रेशन मस्जिद में भी हो सकता है, वो एक्सप्रेशन मंदिर में भी हो सकता है, वो एक्सप्रेशन गिरजाघर में भी हो सकता है, वो अंग्रेज़ी में भी हो सकता है, वो पर्शियन में भी हो सकता है, मलयालम में भी हो सकता है। एक्सप्रेशन के लेवल पर डिफरेंस है, डिफरेंसेस होते हैं, क्लाइमेट की वजह से होते हैं, ज़मीन की वजह से होते हैं। दीज आर द डिफरेंसेस एट द लेवल ऑफ एक्सप्रेशन। बट जो इनहेरेंट एकात्मता है, एकता है, उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। वो शुरू में मैंने 3 सवाल इसीलिए पूछे थे कि आपको खुद ध्यान में आए कि हम सब लोग इनहेरेंटली, हम सब लोग एक हैं, और सिर्फ जवाब वही आएगा, सिर्फ बात है कि सवाल ठीक से पूछा जाए। तो आप क्लास में भी ठीक से सवाल पूछेंगे तो सब लोग एक मत होंगे। इतनी बात करके मैं बात पूरी करता हूँ, और योर क्वेश्चन, योर कमेंट्स आर वेलकम। 3 मिनट ज़्यादा लिए, थैंक यू। हमारा लक्ष्य, मतलब हम सब टीचर्स का लक्ष्य भी यही है, स्टूडेंट्स को यही देना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी लक्ष्य ये है, भारत का लक्ष्य भी ये है, और डिवाइन प्लान का भी यही लक्ष्य है, जो नेचर का भी लक्ष्य है। जिसी ढंग से एवोल्यूशन हो रही है, इसी डायरेक्शन में इवॉल्व हो रही है। तो ये बात पहले चैप्टर में गोलवलकर जी कहना चाहते हैं, जो मैंने समझा, मैंने आपके साथ शेयर किया। बताइए। हाँ जी, धीरे जी। सब सादर प्रणाम। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन पूरक है आज की तिथि का। 19 फरवरी 1906 को गुरुजी की जन्मतिथि है, और 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी राजे महाराज की जयंती है। तो आज उनकी भी जयंती है, और उनके बारे में स्वयमेव भूषण और उनके कवि ने कहा कि ये विष्णु और शिव दोनों के सम्मिलित अवतार है। और भूषण ने तो लिखा कि पीर पैगंबरा दिगंबरा दिखाई दे, सिद्ध की सिधाई गई, रही बात रब की, काशी ही कोई कला गई, मथुरा मस्जिद भई, शिवाजी न होते तो सुनती होती सबकी। हिंदवी समाज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी राजे महाराज की जयंती है, उनको भी नमन करते हैं। बहुत अच्छा। हम लोग हर रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि दिस डे इन हिस्ट्री ऐसा करके, तो हर रोज़ कुछ ना कुछ होते हैं। जैसे इन्होंने शिवाजी के बारे में बताया, तो आज मैं पढ़ रहा था तो गोपाल कृष्ण गोखले जो अपने स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उनकी भी आज पुण्यतिथि है, उनका भी स्मरण करना अच्छा रहेगा। और गोपाल कृष्ण गोखले का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल में रहा है। बताइए। तो 2 बातें हैं कि या तो मैंने कोई इररिलेवेंट बात की है, इसलिए कोई नहीं बात कर रहा है। नहीं द्विवेदी जी, बाकियों को बोलने दीजिए। आपने अपने हिस्से का टाइम ले लिया। आपसे और ज्यादा नॉलेज लेना चाहता हूं। नहीं, मेरे पास कोई नॉलेज ऐसी नहीं है जो इनके पास ना हो। मेरे पास कोई ऐसी नॉलेज नहीं है। हाँ जी। सादर प्रणाम। हाँ जी। मेरा कहना है कि हम विश्व बंधुत्व और
सारी बातें कर रहे हैं जो सर्वे भवंतु सुखिनः, लेकिन आज के इस सामाजिक परिवेश में हमारी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो धर्मांतरण की चीजें चल रही है, तो क्या हम सारी ये नवनीत का अध्ययन करने के बाद क्या और सटीक लगती है जिस तरह से देख करके और धर्मांतरण हमारे देश में किया जा रहा है? बस मेरा ही बहुत सही बात है। जब हम ये किताब पढ़ेंगे तो उसमें धर्मांतरण के ऊपर पूरा चैप्टर है, और ये है कि जब तक चीज़ों को होलिस्टिकली नहीं देखा जाएगा तब तक ऐसी चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई भी अगर हमारे अपने बंधुओं को बाहर से लालच देता है या बाहर से डराता धमकाता है, तो सबसे पहला जो विचार है कि हमारे समाज की क्या कमजोरी है कि हमारा आदमी किसी के लालच में फंसता है। तो इसलिए जब तक हम लोग खुद में मजबूत नहीं होंगे तो कोई ना कोई हमारे घर में आके हमारे बच्चे को, हमारे परिवार वाले को, हमारे भाई को, बहन को लालच दे करके फंसा के परिवार से दूर करेगा। तो धर्मांतरण के मामले में जितना दोष दूसरों का है उससे ज़्यादा दोष हमारा अपना है। ये बात विचार नवनीत में भी लिखी है। इसलिए ये धर्मांतरण तो रुकना ही चाहिए, और उसके लिए हम सब लोगों को जो मेहनत करनी है वो मेहनत होनी चाहिए कि हमारे घर में जो मेड सर्वेंट आती है, हमारे घर में जो हेल्प के लिए आते हैं, वो ऐसा क्या होता है कि अभी तक वो गुरुद्वारे जाते थे और अब उन्होंने चर्च जाना शुरू कर दिया है। ऐसा क्या होता है कि वो हमारे अपने परिवारों की बच्चियों के साथ क्या होता है कि वो किसी भी लड़के के साथ कि भी वो मस्जिद में जाने वाला है या कैसा है, वो किसी लालच में या किसी धोखे में वो इस प्रकार से शादी नहीं करनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इस कारण से कि मेरे परिवार में जो होता है वो ख़राब है और दूसरी जगह जो होता है वो ठीक है, इस कारण से जो होता है उस सारे का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी फैमिलीज़ में, अपने आसपास में ध्यान देना होगा, और नहीं तो चीज़ें बिगड़ेंगी। क्योंकि जो लोग इसको नहीं मानते हैं वो लोग तो सोचते हैं कि डोमिनेशन से ही दुनिया चलती है। ये जो आज के टेररिज्म खड़ा हुआ है, जो ये सब धर्मांतरण खड़ा हुआ है, वो इस वजह से खड़ा हुआ है कि वो सोच पूरी नहीं है। अधूरी सोच से तो ये होगा, पर उसके लिए अगर हम लोग मानते हैं कि हम पूरा सोच सकते हैं और अपनी तरफ ध्यान देंगे तो अपनी सोसाइटी को ठीक करेंगे। हाँ जी, यस। अच्छा, प्रवीण जी ने हाथ खड़ा किया। मुझे लगा कि आपके आगे जो बैठे हैं उन्होंने हाथ खड़ा किया, तो मैं सोच रहा था कि लेडीज़ पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो हुआ। तो अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट लेडीज़ की तरफ से होना चाहिए। आप प्रवीण जी बताइए। हाँ, आप बताइए प्रवीण जी। नहीं, आपने किया। मैंने ज़्यादा कक्षाएं तो नहीं लगाई, थोड़ा सा आपने जैसे कहा कि व्यवस्थाओं में रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, जैसे आपने बताया निरीक्षण, परीक्षण एंड सर्वेक्षण, स्वयं का और अन्य का और सबका मूल्यांकन करना, ये चीज़ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपना मेरा विचार है, जरूरत से ज़्यादा सोचना और जरूरत से ज़्यादा खुशी लेना भी आदमी को एक दुखीपन की ओर ले जाता है। तो हमें थोड़ा सा लिमिट में रहना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, और वो लिमिट आपको खुद ही ध्यान में आ जाएगी कि भाई मैं बस खुश बना रहा हूँ, मेरे आसपास चाहे जो मर्जी परेशानी हो, तो वहीं पर ही आपका अपना कष्ट जो है वो ध्यान में आना शुरू हो जाता है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि लिमिट में रहना चाहिए। तो उस लिमिट को ही व्यवस्था कहते हैं एक्चुअली। व्यवस्था में रहना मतलब एक सिस्टम में रहना, तो उसको ही अव्यवस्थित व्यक्ति। राजेश जी, लेडीज़ पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा मौका दिया जाए। हाँ जी, फिर व्यवस्था में रहना चाहते हैं, सभी सोशल उसमें रहना चाहते हैं, फिर कन्फ्लिक्ट कहाँ पर आता है? कन्फ्लिक्ट क्यों आता है? सभी खुश रहना चाहते हैं, लेकिन फिर कभी भी मैं अभी पैक में स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, तो मैंने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है फैमिली में, तो थोड़ा सा ही बड़ा होता है तो ध्यान देता है, तो उसको ध्यान में आता है कि पेरेंट्स, भाई बहन, बड़े सब उसका ध्यान रखते हैं, वो भी, और उसको भी थोड़ा थोड़ा ध्यान आने लगता है कि सब लोग जैसा प्यार मिलता है तो
कि मुझे भी सबका ध्यान रखना चाहिए, मुझे भी सबका ध्यान रखना चाहिए। फिर जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो आसपास देखता है तो उसको ध्यान में आता है कि हाँ फैमिली तो ठीक है, लेकिन फैमिली के बाहर भी दुनिया है। और फिर जो कुछ वो बाहर सुनता है और जो कुछ फैमिली में सुनता है, उसमें जब उसको कॉन्ट्राडिक्शन नज़र आती है तो फिर उसको लगता है कि जो बात फैमिली में कही जा रही है वो शायद उतनी ठीक नहीं है, वो जो बात बाहर कही जा रही है वो उतनी ठीक है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि अगर टीचर ने कहा है और मम्मी ने जो कहा है तो टीचर वाली बात ज़्यादा सही मानी जाती है। और फिर उसको जब ये बताया जाता है कि फैमिली तो ठीक है लेकिन असली चीज़ सैलरी पैकेज है, तो फिर उस सैलरी पैकेज के लिए वो फैमिली को छोड़ करके बेंगलोर जाने को भी तैयार हो जाता है और विदेश जाने को भी तैयार हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ध्यान में आता है कि फैमिली रिलेशंस से ज़्यादा सैलरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये शायद माँ बाप भी यही कह रहे हैं, माँ बाप भी शायद यही कह रहे हैं। और वो जो कॉन्ट्राडिक्शंस जो शुरू होती हैं वो हमारे अंदर के कॉन्ट्राडिक्टरी जो थॉट्स हैं उससे शुरू होती हैं, क्योंकि हम अपने अंदर की पूरी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये मामला ध्यान देने का है कि हम कितना ध्यान देते हैं। जब तक हम होलिस्टिकली ध्यान नहीं देंगे तब तक ये कॉन्ट्राडिक्शंस पहले अपने अंदर आती हैं, फिर फैमिली में आती हैं, फिर सोसाइटी में आती हैं, फिर ग्लोबल लेवल पर आती हैं। और उस पार्शियल सोच की वजह से ही ग्लोबल लेवल पर हम नेचर में कितना नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना कितना नहीं करना, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन ये देखते हैं। सोसाइटी के लेवल पर टेररिज्म, डोमिनेशन ये देखते हैं। फैमिली के लेवल पर डाइवोर्स, सेपरेशंस, कोर्ट केसेस ये देखते हैं। पर्सनल लेवल के ऊपर डिप्रेशन, एग्रेशन, सुसाइड, ड्रग अब्यूज़ ये सब देख रहे हैं। इसको अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है, इसके बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम्स नहीं। अब तो अब सब दिखाई दे रही हैं अब, क्योंकि हम ग्लोबली वेल कनेक्टेड हैं। अब क्या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, क्या न्यूजीलैंड में हो रहा है, क्या इंडिया में हो रहा है, क्या केरल में हो रहा है, ये सब गूगल पर नज़र आ रहा है। पहले शायद नहीं नज़र आता था कि गांव में कोई आप दबा के रख लीजिए, किसी को ऐसे कर लीजिए। चलिए पहले इनका हाथ खड़ा हुआ था, फिर आपका, फिर इधर भी कोई हाथ है। चलिए हाँ उधर भी खड़ा हुआ, सॉरी। हाँ जी, आपने बड़ा अच्छा विषय बताया, दो पक्ष विफल प्रयोग। उस काल के संदर्भ में अगर हम देखें, उस समय उस काल के संदर्भ में तो गोलवलकर जी के क्या विचार थे? क्योंकि आज तो हम देख रहे हैं कि दो पक्षी होते हैं, चाहे हम इधर जाएं या उधर जाएं। उनके क्या विचार थे उस समय? आपने किताब बिल्कुल संघ की भाषणों में, संघ की किताबों में, कि हमारे लिए ना कम्युनिज्म ठीक है ना कैपिटलिज्म ठीक है, भारत को अपनी तरफ ध्यान देना है। और उसमें कुछ किताबों के, कुछ बौद्धिकों के द थर्ड वे उस पर इंगित किया गया था। उस समय पर यही विचार थे कि नाइदर कैपिटलिज्म नॉर कम्युनिज्म, दिस इज़ नॉट द वे ऑफ इंडिया। ये विचार आप पूरी किताब देख लीजिए। आप बताइए फिर उधर कोई बोलना। हाँ, मेरा सवाल भी कुछ कहीं ना कहीं सर के साथ में मिलता हुआ है कि जब हमने कहा कि एक सिस्टम में रहना है तो सिस्टम को कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा बेटर सिस्टम है, फर्स्ट। सेकंड ये कि हम कहते हैं मोरल कॉन्फ्लिक्ट, वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा क्यों हो रहे हैं? और जब हमने कहा कि मोरल, तो उसमें हु विल डिसाइड कि मोरल क्या है? आप तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैंने तब से लेके अब तक एक बार भी मॉरल शब्द नहीं यूज़ किया है वैसे, लेकिन हाँ मॉरल मैंने कॉन्फ्लिक्ट शब्द यूज़ किया। क्या है कि व्यवस्था को अगर हम खुद की तरफ ध्यान देंगे तो हम खुद एक व्यवस्था हैं। जैसे ध्यान में आता है कि हम सिर्फ बॉडी नहीं हैं। अगर हम सिर्फ बॉडी मान करके अपने सारे फैसले लेंगे तो वो पूरे नहीं होंगे। हम शरीर के साथ हम मन हैं, बुद्धि हैं, आत्मा हैं। और ये जो मन और बुद्धि है, इसकी
अपनी एक इनहेरेंट एस्पायरेशंस हैं, और वो एस्पायरेशन आपकी अलग, इनकी अलग, उनकी अलग ये नहीं है। इसीलिए मैंने एकदम शुरू में वो 3 सवाल पूछे थे। आपकी जो इनहेरेंट एस्पायरेशन है वो सेम है और वो डेफिनेट है। ये तो हो सकता है कि जैसे प्रवीण जी ने कहा कि भाई लिमिट में सुखी रहना, तो वो मैंने कह दिया कि व्यवस्था से वो लिमिट खुद की, हमारे अंदर ही वो व्यवस्था है, हमारे अंदर ही रिलेटेडनेस की एक रियलिटी है कि वी नो दैट वी आर रिलेटेड टू ईच अदर। द सेंस ऑफ रिलेशनशिप जो है, वी आर नॉट ओनली रिलेटेड टू द अदर ह्यूमन बींग्स, बट वी आर रिलेटेड टू ईच एंड एवरी एटम इन दिस होल यूनिवर्स। उस रिलेटेडनेस की तरफ देखना और उसमें अपना रोल देखना कि इस रिलेशनशिप को का निर्वाह करने के लिए मुझे क्या करना है, ये जब हम होलिस्टिकली नहीं देखते तो जिस तरफ हम ध्यान नहीं देंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन खड़ी होगी। जिसको हम इम्पोर्टेंट समझते हैं, जिसको हम ध्यान देते हैं, तो फिर हम सब करें। परिवार में जिस बच्चे की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे तो वो तो एक दिन प्रॉब्लम बनेगा ही। तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था अपने अंदर है और वो व्यवस्था डिवाइन सिस्टम है, इस नेचुरल सिस्टम है। उस नेचुरल सिस्टम को होलिस्टिकली देखना, ये समाधान है, ये सॉल्यूशन है। इसको कोई क्लेम करे कि ये हमारे बाप दादा ने किया था, उसके बाप दादा ने, ऐसा नहीं। हमको पता है कि हमारे बाप दादा ऐसे सोचते थे, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि किसी और के बाप दादा ऐसे नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में जो भी ध्यान देगा उसको यही दिखाई देगा। जब ये रियलिटी है तो सबको ऐसे ही दिखाई देगी। इसलिए हमारे बाप दादाओं ने कहा कि पहुंचना सबको इस जगह पर है। कोई किधर से भी शुरू करे, कहीं से भी आए, आखिर में मेरे पास ही पहुंचेगा, यहीं पर पहुंचेगा। और विश्वासपूर्वक कहा, क्योंकि रियलिटी ऐसी ही है। तो अब उसको नाम कुछ भी दे दो, उसको कृष्ण कह दो, उसको राम कह दो, उसको अल्लाह कह दो, उसको कुछ भी कह दो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाम इज ए एक्सप्रेशन, द इनहेरेंट रियलिटी इज सेम। और जब हम ये मान रहे हैं तो हम इससे फर्क। अब एक बार ये बात ठीक है कि पहली बार हमने आइंस्टाइन से सुना साइंस का कोई चीज़, उसके बाद ये थोड़ा है कि भाई पहली बार हमने न्यूटन से सुना कि ये भाई गुरुत्वाकर्षण ऐसा है, तो ना तो हम ये कहेंगे कि न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं होता था, ना हम ये कहेंगे कोई और भी देखता तो वो भी यही देखता। इट्स लॉ ऑफ द नेचर। इसको इस रूप में देखेंगे तो फिर ये भी अहंकार खत्म होगा कि हम तो सबसे श्रेष्ठ थे, हम तो ये थे, हम तो वो थे। अरे भाई, हमने ध्यान से देखा, हमको दिखाई दिया, तुम ध्यान से देखोगे तुमको दिखाई देगा। इतनी ही बात है, इतना ही फर्क है। इधर से कोई हाथ खड़ा कौन? आपने खड़ा किया था। हाँ, मैंने किया। अच्छा, अजय जी ने। हाँ, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आपने बड़े अच्छे तरीके से गुरुजी के पुस्तक का विवेचन किया, लेकिन जो आपने खुद ही अपने वक्तव्य में व्यक्त किया है कि उनका कंटेंट चेंज किया गया है इन द बुक, तो ये करना कहाँ तक? देखिए, मैंने ये नहीं बोला कि कंटेंट चेंज किया गया है, मैंने ये बताया है कि उसकी इंटरप्रिटेशन। इसलिए मैंने कहा कि वो 5 एडिशंस का जो है वो उस किताब में, आज जब आप 5वां संस्करण देखेंगे तो उसके पहले एडिशन का भी प्रीफेस है, सेकंड का भी है, थर्ड का भी है। उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उन शब्दों को अब मैं वो वाकई बोल रहा, क्योंकि यूट्यूब पर आप भी सुनेंगे तो मोहन भागवत जी ने जो विज्ञान भवन में कहा, एक तो ये कि ये किताब उन्होंने लिखी नहीं, ठीक है ना, कि भाई किसी ने कुछ लिखा और आपने कुछ और लिख दिया। तो जब किसी ने कुछ बोला और संपादक ने जो लिखा और वो चीज़ जो है वो गोलवलकर जी ने अप्रूव की, तो वो ठीक उन्हीं की मानी जाएगी। और आज भी उस समय पर ये लिखा गया कि मुसलमान, ईसाई ये देश के इस समय शत्रु की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उस समय पर शत्रु शब्द को भी डिफाइन किया गया कि जो इस देश को अपना नहीं मानते, जो ऐसा नहीं मानते। वो उस समय का वातावरण ये था 1940 का
कि हम यहाँ रह नहीं सकते, हमें देश अलग चाहिए और ये देश हमारा नहीं है, हमें तो इस तरीके का, उस कॉन्टेक्स्ट में शत्रु जैसा शब्द बोला गया तो वो जायज़ है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट था। और आज कोई कहे कि यहाँ रहने वाले सब मुसलमान हमारे शत्रु हैं तो ये गलत बात है, इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। जब किसी ने वहाँ सवाल पूछा विज्ञान भवन में मोहन राव भागवत जी से कि जी विचार नवनीत में ये लिखा है कि वो शत्रु हैं, तो आप शत्रु मानते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं मानता हूँ, भले विचार नवनीत में भी लिखा होगा तो भी नहीं मानता हूँ। तो बात सही है कि भारत की सोच 1947 से पहले भी ये थी कि सारा देश एक साथ रह सकता है। आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखंड भारत की बात करता है और बहुत सारे लोग जो सच्चाई को नहीं समझते देखते, वो कहते जी अभी 18% तो संभाले नहीं जाते और ये अखंड भारत हो गया, बांग्लादेश भी मिल गया, पाकिस्तान भी मिल गया, तो ये तो 40% हो जाएंगे, तब कैसे संभालेंगे? यही ताकत है अपनी, यही भारत की ताकत है कि सबके साथ मिलकर के कैसे जीना, और वो जबरदस्ती कोई प्रेशर से, कोई दबाव से, ये नहीं, सबके अंदर की जो सच्चाई है उसको जगाना कि ये भारत हमारा देश है, ये भारत हमारी माता है और भारत माता ये क्योंकि हम सब की माता है इसलिए ये सबसे ऊपर है। और मेरा जो पर्सनल वे ऑफ वर्शिपिंग है वो उसके बाद की चीज़ है, केवल इतनी ही बात समझने की है। और कोई तुम ऐसे वर्शिप करो, तुम राम मंदिर में जाओ, तुम मस्जिद में मत जाओ, तुम गिरजाघर में, ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतनी ही बात समझाने की ज़रूरत है कि हमारा जो जीवन है वो एक कंटिन्यूटी में है, हम भारत में रहते हैं, भारत के सिर्फ सिटीज़न नहीं है, हम भारत माता के पुत्र हैं और माँ का दर्जा ये सबसे ऊपर है। इतनी ही बात, और ये बात समझ में आएगी हर नई पीढ़ी के बच्चे को, हर स्टूडेंट को भी समझ में आएगी। इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी फिलॉसफी और किसी में कुछ इंटरफेरेंस नहीं है और हम सबके फोरफादर समान हैं। और फोरफादर्स की इज्जत करना वो ठीक है। आर्य समाजी भी रामचंद्र जी को भगवान नहीं मानते हैं, आर्य समाजी भी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम ही कहते हैं, तो उससे कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। ये थोड़ा कि सब राम को ही भगवान मानो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी। अक्सर आपने भी उसका किया, अक्सर ये कहते हैं कि जो भौतिकतावाद का दर्शन है वो पाश्चात्य दर्शन है या पाश्चात्य जगत से आया है और हमारा जो है वो अध्यात्म की ओर है ना, जबकि हमारे यहाँ भी भौतिकवाद के सबसे बड़े जो प्रणेता थे चारवाक को थे। मुझे हमेशा ये लगता है कि हम अगर ये कहें कि हमारे यहाँ भौतिकवाद का भी दर्शन था लेकिन हमारे समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो शायद ज़्यादा बेहतर अप्रोच है, बजाय कि हम उनको एक तो क्रेडिट दे रहे हैं, है ना, जबकि चारवाक आप जानते मेरे को किसी को मैं समझ। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। वो वास्तव में क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इस समय 1960 का और वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का था। अदरवाइज आपने ठीक कहा कि जो बातें आज की साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, सोशियोलॉजी में मार्क्स और फ्राइड के नाम से कही जाती हैं, वो हमारे यहाँ ऋषियों ने उस चीज़ को भी किया और ट्राई किया और उन्होंने खुद ही देखा कि इट्स नॉट होल, दिस इज़ नॉट द कंप्लीट रियलिटी। तो जैसे इन्होंने चारवाक का नाम लिया, उसी तरीके से कणाद ऋषि का नाम आता है कि जो कहते थे कि एटम इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, और चारवाक कहते थे कि बॉडी ही है, खाओ पियो ऐश करो और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। किसने देखा है कि कौन जिया कौन मरा, कौन सा अगला जन्म, कैसा अगला जन्म, तो बॉडी ही रियलिटी है। तो वो भौतिकवाद, तो भौतिकवाद या भौतिकता की भी इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि बॉडी भी ज़रूरी है और बॉडी मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट है, और बॉडी की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आयुर्वेद जिस तरीके से बढ़ा, तो आयुर्वेद तो पूरा भौतिक वेद ही है ना, और 64 कलाएं वो सारी जो हैं वो भौतिक, और सारा जो आर्किटेक्चर है, सारी जो सिविल इंजीनियरिंग है, सारी जो मेटलर्जी है, मैथमेटिक्स है, शस्त्र विद्या है, ये सब चीज़ें, लेकिन द अल्टीमेट एम इज़ वेल बीइंग ऑफ ऑल। तो जो वेल बीइंग ऑफ ऑल है उसको
सर्वे भवन्तु सुखिना को सेंटर में रख करके सारा भौतिक विकास, भौतिक व्यवस्थाएं होंगी तो फिर चीज़ें ठीक डायरेक्शन में बढ़ेंगी। तो आपने ठीक ध्यान में दिलाया कि वो मटेरियलिज्म भी जो है वो हमारा नहीं, ऐसा नहीं। जिसको हम स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं तो मटेरियलिज्म इज पार्ट ऑफ दैट, मटेरियलिज्म इज पार्ट ऑफ दैट। हम स्पिरिचुअलिज्म अलग चीज़ नहीं कुछ कहते हैं। व्हेन वी से होल, सो देन कोई डिवीजन नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म इज नॉट डिविजन, सेपरेट पार्ट। अल्टीमेटली जो कोएग्जिस्टेंस है, कोएग्जिस्टेंस ऑफ जो यहाँ शिव और शक्ति का एक कॉन्सेप्ट है, पुरुष और शक्ति, पुरुष और प्रकृति का जो कोएग्जिस्टेंस है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भारत की मूल धारणा है। इसको समझ करके, पुरुष और प्रकृति दोनों को समझ करके जब हम अपने योजनाएं, अपनी पढ़ाई, अपना करिकुलम, अपना जीवन चलाएंगे तो फिर पहला वैल्यू एजुकेशन कि क्या वैल्यूएबल है, फिर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये दो काम हम टीचर्स के हैं, ये दो काम हमको यूनिवर्सिटी में, और वैल्यू बेस्ड लिविंग, ये तीनों चीज़ें। तो ये रास्ता है जो टीचिंग प्रोफेशन की जिम्मेवारी है, ये सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। सरकारें ये नहीं कर पाएंगी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स। मेरी ओर से टाइम हो चुका है, बाकी आयोजक लोग जो मर्जी करें, आई एम एट योर डिस्पोजल। हमारा जागतिक लक्ष्य पे हमारी चर्चा यहीं पे समाप्त नहीं हुई। हम बहुत से प्रश्न और बहुत से लक्ष्य अपने लिए लेके चलेंगे। समय है, इस समय शांति मंत्र का दर्शन दीजिए। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, एक एक पंक्ति पीछे दोहराएंगे। नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला, तेरे पाणे सरबत दा पला। नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला, तेरे पाणे सरबत दा पला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांतिः।